जिस वक्त पेपर लीक के बीच दूसरे मुद्दों पर बात हो रही थी, जब छात्र अपने भविष्य को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसी दौरान सरकार की तरफ से देश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, देश के स्कूल्स को लेकर ऐसी जानकारी दी गई है जो सियासी वार पलटवार के शोर में शायद कहीं दब गई। लेकिन बात छात्रों के भविष्य की है, इसीलिए आपको ये बताना जरूरी है। शिक्षा मंत्रालय ने यह बताया कि पूरे देश के 1,08,43 स्कूलों में सिर्फ एक ही टीचर है, सिर्फ एक स्कूल पर एक टीचर। इनमें सरकारी सहायता प्राप्त और प्राइवेट सभी स्कूल शामिल हैं। ये आंकड़े शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने राज्यसभा में टीचर्स के खाली पदों से जुड़े हुए एक सवाल के जवाब में दिया। 16,357 ऐसे स्कूलों के साथ आंध्र प्रदेश इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जो देश के कुल ऐसे स्कूल्स का 16% से ज्यादा है। इसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र का नंबर आता है। कर्नाटक में 8,042, यूपी में 7,874, राजस्थान में 7,200 और पश्चिम बंगाल में 6,769 ऐसे स्कूल्स हैं। इन 7 राज्यों में मिलकर एक टीचर वाले कुल स्कूल्स का लगभग 65% हिस्सा है। इसके अलावा तेलंगाना में ऐसे 4,793, तमिलनाडु में 3,957 और असम में 3,159 स्कूल हैं। हालांकि सवाल में खास तौर पर सरकारी स्कूलों के डेटा की मांग की गई थी, लेकिन सिंगल टीचर वाले स्कूलों के बारे में दी गई जानकारी में सभी तरह के मैनेजमेंट वाले स्कूल भी शामिल हैं। अब राजनीति का गोल पोस्ट चाहे कितना भी बदल जाए, लेकिन जब तक देश के नौनिहालों के भविष्य का ये सिंगल टीचर सिंड्रोम नहीं बदलेगा, तब तक शिक्षा के बड़े बड़े दावों की नींव यूं ही कमजोर रहेगी। और इस वक्त आपको एक और बड़ी खबर बता दें। नोएडा की रहने वाली कथित सैलूनकर्मी रुचिका सिंह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ नोएडा एक्सप्रेसवे थाने में 0 एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार 23 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए एक प्रदर्शन के दौरान रुचिका सिंह ने प्रधानमंत्री के बारे में अशोभनीय अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस घटना की शिकायत गाजियाबाद के इंदिरापुरम निवासी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता स्मृति सिंह ने दिल्ली में दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर नोएडा पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। रुचिका का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और इसी के आधार पर अब इस मामले में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। और इस बीच इस एफआईआर को लेकर सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। If there's any language that was used which is derogatory in nature, then the person concerned is free to pursue civil defamation and criminal defamation against the person. However, the use of criminal machinery to go against protesters, it is highly condemnable, and no one should be punished for any objectionable language per se. I'm not saying that the language is right. The language may be wrong. It may be objectionable to someone. कचहरी में आगे बढ़ते हैं और अब बात ईरान जंग के साइड इफेक्ट्स की, जिसने ब्रांड दुबई को सबसे ज्यादा डैमेज पहुंचा दिया। असर दिख रहे हैं। जो दुबई कुछ महीने पहले तक लोगों का ड्रीम डेस्टिनेशन हुआ करता था, वहां अब टूरिस्ट का जाना क्यों बंद हो गया? अगर मैं आपसे पूछूं आपके मन में दुबई की क्या तस्वीर है, तो जाहिर है आपके दिमाग में सबसे पहले दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, दुनिया के सबसे बड़े मॉल दुबई मॉल, दुनिया के सबसे ऊंचे होटल सीएल दुबई मरीना, दुनिया के सबसे लग्जरियस होटल बुर्ज अल अरब और हाईएस्ट इंफिनिटी पूल टैटू स्काई पूल, ये सब नाम आएंगे। या फिर दुनिया के सबसे विशाल मैन मेड आइलैंड पाम जुमेरा की तस्वीर उभरेगी। अरब के शेखों ने दुबई को बहुत भव्य और आलीशान शहर बनाया, लेकिन ईरान जंग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ऐसे में अगर इन दिनों कोई आपसे कहे कि दुबई आइए और हमें इनाम दिलाइए, तो शायद आपको लगे कि ये किसी ट्रैवल कंपनी का ऑफर है क्या, लेकिन नहीं, ये ऑफर दुबई सरकार लेकर आई है। दुबई ने एक नई दुबई इनवाइट स्कीम शुरू की। स्कीम ये है कि अगर यूएई में रहने वाला कोई शख्स अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को दुबई घूमने बुलाता है और वो शख्स दुबई आता है, तो बुलाने वाले को 3,000 दिरहम
यानी करीब 68,000 रुपए तक के फायदे मिलेंगे। साथ में मिलेगी होटल में ठहरने की सुविधा, रेस्टोरेंट में छूट और घूमने फिरने के टिकट भी मिलेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है फिर कि आखिर अचानक दुबई को टूरिस्ट को बुलाने के लिए इतना इनाम क्यों देना पड़ रहा है? क्या दुबई में अब टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं? दुबई में जो विदेशी पर्यटक आते हैं उनमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी तो भारतीयों की है। पिछले साल करीब 1 करोड़ 20 लाख भारतीय दुबई पहुंचे थे। दुबई की ग्लोबल पहचान एक सुरक्षित शहर और एक ग्लोबल टूरिस्ट हब की रही है। एक ऐसा शहर जहां दुनिया के किसी भी कोने से लोग बिना डर के छुट्टियां मनाने पहुंच जाते हैं। लेकिन अब क्या हो गया? दरअसल दुबई की सबसे बड़ी ताकत पिछले कुछ महीनों में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। ईरान जंग ने दुबई को इसी ग्लोबल इमेज को सबसे बड़ा झटका दिया। ईरान ने अपने पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा हमले यूएई पर किए, जिसका हिस्सा है दुबई। फरवरी से जून 2026 की शुरुआत तक ईरान ने खाड़ी देशों पर कुल 7,028 से ज्यादा हमले किए। इनमें सबसे ज्यादा 2,846 हमले यूएई पर किए और इन हमलों से दुबई भी प्रभावित हुआ। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद दुबई के आसपास सुरक्षा अलर्ट लगे, कुछ उड़ानों का रास्ता बदला, एयरपोर्ट पर असर पड़ा, कुछ इलाकों में आग और नुकसान की खबरें भी सामने आई। पहली बार दुनिया ने महसूस किया कि दुबई भी पश्चिम एशिया के उसी जियोपॉलिटिकल हकीकत का हिस्सा है जिससे वो अब तक अलग दिखाई देता था। जंग भले ही औपचारिक तौर पर खत्म हो गई हो, लेकिन असली चुनौती सिर्फ सुरक्षा नहीं होती, भरोसे का लौटना होता है। और पर्यटन पूरी तरह से भरोसे का कारोबार है। लेकिन ईरान जंग के बाद क्या हुआ, इसे एक डेटा से आप समझिए। दुबई में मार्च महीने में 2025 में रिकॉर्ड 9 करोड़ 50 लाख यात्री पहुंचे थे, लेकिन 2026 के मार्च महीने में ये सिर्फ 25 लाख यात्री ही थे नंबर्स में। यानी मार्च महीने में दुबई पहुंचने वालों की संख्या में एक साल में 65% की गिरावट दर्ज हुई। असल में अगर लोगों को लगे कि जगह सुरक्षित नहीं, तो सबसे पहले खाली होते हैं होटल, फिर एयरलाइंस प्रभावित होती हैं, फिर मॉल, रेस्टोरेंट, यानी पूरी टूरिज्म अर्थव्यवस्था हिल जाती है। और यही वजह है कि अब दुबई लोगों से कह रहा है कि आप अपने रिश्तेदारों को बुलाइए, अपने दोस्तों को बुलाइए और हम आपको अच्छा खासा इनाम देंगे। वैसे अगर इस स्कीम का सबसे ज्यादा फायदा किसी देश के लोगों को मिल सकता है तो उनमें भारत सबसे आगे है। पिछले साल लगभग 1.25 करोड़ भारतीय दुबई पहुंचे थे। लेकिन यहाँ एक और सवाल है कि क्या सिर्फ ऑफर देकर ही पर्यटन वापस आ जाएगा? क्योंकि टूरिस्ट जो होता है वो होटल का डिस्काउंट नहीं देखता, वो सबसे पहले देखता है सिक्योरिटी। दुनिया का कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन तब तक पूरी तरह नहीं संभलता जब तक वहां जाने वाले लोगों के मन से डर खत्म नहीं हो जाता। और इसीलिए दुबई की ये स्कीम सिर्फ पर्यटन बढ़ाने की योजना नहीं, बल्कि दुनिया को ये संदेश देने की कोशिश भी है कि दुबई फिर से खुला है, सुरक्षित है और मेहमानों का इंतजार कर रहा है। लेकिन अंतिम फैसला ऑफर नहीं करेगा, भरोसा करेगा, क्योंकि पर्यटन की दुनिया में सबसे बड़ा पैकेज होटल का नहीं, भरोसे का होता है।